हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है किमोन लेजेंड। तो गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी वॉइस ओवर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इतने दिनों में मेरे को वक्त ही नहीं मिल रहा था कि मैं किधर शांति से बैठूँ और अपनी वॉइस ओवर वीडियो डालूँ। इसके लिए मैं बस बिना वॉइस के चलो वे अपनी वीडियो डाल दे रहा था, गेमिंग वीडियो। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं गेमिंग को छोड़ के एक रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर आज हम एक रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है जिसका नाम डेविल है, मतलब उसका नहीं, उसके चैनल का नाम डेविल है। भाई तू भी कुछ बोल दे। मैं क्या ही बोलूँ भाई, तेरा चैनल है, रिएक्शन देने आए, कुछ नहीं देखते अभी। क्या है, मैंने पहले कभी नहीं देखा ये वीडियो, इसने बोला आ जा तो मैं आ गया। अब भाई ने बोला करने का तो करने का। तो गाइज, आप सभी ने द फिंग मतलब एक यूट्यूब चैनल है जिनके 17 लाख सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। तो फिर मेरे उनकी वीडियो देखी यार, मेरे को बहुत पसंद आया। मैं बोला यार इस पे रिएक्शन तो बनता है यार। रिएक्शन वीडियो में ज़्यादा कुछ करने का रहता नहीं, बस बस रिएक्शन दो। सामने वाले की वीडियो लगा दो और अपना रिएक्शन दे दो। भाई फुकट के व्यूज़ छापने के रहते हैं। तो भी चलो भाई, बहुत हो गई बकबक आना। भाई 17 लाख सब्सक्राइबर अपने कब हो गए? ना हो गए, एक दिन हो गया। अभी 100 सब्सक्राइबर से कर हर मैदान फतेह। हाँ चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत हो गई टाइम बस, तो भी चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। What the fuck? इस स्टोरी ने मुझे बिलीव करा दिया है कि हम इंसान इस अर्थ पे अकेले तो नहीं आए, क्योंकि इस केस के बारे में जानने के बाद मैं पक्का श्योर हो गया था कि हम सारे इंसानों के बीच में कुछ ऐसे हैवान हैं जिनके बारे में जान के किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। हम भाई इसने स्टार्टिंग इतनी हॉरर तरीके से की है, ऐसा थीम रखा है भाई ने। एक तो हम दोनों घर पे कोई नहीं है, साथ में हम दोनों बैठे, लाइट पंखा सब ना बंद है, ना हम दोनों की हवा टाइट हो गई स्टार्टिंग में ही। अभी भाई ने इतना खतरनाक इंट्रो दिया है फुल ब्लैक के साथ अभी। ना उसका बैकग्राउंड म्यूजिक ही सबसे मेन बात है। और फोटो देखा, सारे लड़कियां और बीच में एक लड़का। वो भी वो ब्लर लड़का भी फेस। नहीं, वो ऐसा इंसान, बुढ़ा भाई इंसान जिसका भाई वो दाढ़ी है। बताएगा ना, तू मेरे को क्यों डरा रहा है? हाँ चलो इस चैनल पे कुछ ऐसे ही हैवानों के बारे में बात कर रखी है, जैसे योसेफ फ्रिट्जेल या फिर पीटर स्कली। और पीटर स्कली और योसेफ फ्रिट्जेल की स्टोरी सुन के ऐसा लगता है कि गाइस, मैंने ये वीडियोस देख चुका हूँ पहले भी। अगर इस वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पांस आया, मतलब अगर लाइक्स और कमेंट्स आए कि इन दोनों वीडियो पे भी रिएक्शन बनाओ, तो फिर मैं जरूर इन दोनों वीडियो पे भी रिएक्शन बनाऊंगा। तो फिर बोलना कि ये भी आपको साथ में चाहिए या मैं अकेला ही चाहिए, वो भी बता देना। तो फिर चलो कंटिन्यू ये करिए। पीक होगा हैवानियत का कि कोई इंसान कितना ही नीचे गिर सकता है, कितनी ही घटिया हरकतें कर सकता है। आई भाई थिंक जैसे अपन व्यूज हम के लिए सबको करते लगा हैं। होगा इन दोनों की स्टोरी सुन के कि भाई ये तो ये तो पीक पोल खोल है। रहा लेकिन है। इन दोनों के बाद मेरे सामने एक ऐसा नाम आया जिसकी स्टोरी जानने के बाद मुझे ऐसा लगा, या फिर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मालूम है वो पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, पर ये सब वीडियो मैं देख चुका हूँ, पर इसने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखी है। तो फिर इसके लिए सब फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ये वीडियो देख रहा है और रिएक्शन दे रहा है मेरे चैनल के लिए। फिर इसका ये फर्स्ट टाइम, मेरा हो चुका है ये सब देख के, पर मैंने कभी तुम्हें भी ऐसा रिएक्शन लग नहीं सकता दिया है आपके कि सामने। इस इंसान में तो चलो इंसानियत अभी आप है भी सब क्या? इस मिलके इंसान को एंजॉय करते इंसानियत हैं। का अभी मैं कॉन्सेप्ट भी रोकता नहीं पता हूँ। है? इस स्टोरी में जब भी तुम्हें लगेगा कि व्हाट द फक, कि ये तो बहुत ज्यादा हो चुका है, ये मैंने क्या सुन लिया है, और जैसे ही तुम्हें लगेगा कि ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, उसी मोमेंट पे ये स्टोरी और ज्यादा डिस्गस्टिंग, और ज्यादा टेरिफाइंग और डरा मत ज्यादा यार। हॉरिफाइंग हो जाएगी। ये स्टोरी कुछ ऐसी है। आज तुम कुछ ऐसी बातें सुनने वाले हो जिसके बाद तुम्हारा मन खराब हो सकता है, तुम्हें उल्टी आ सकती है, तुम्हारा जी बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तो ये वीडियो अपने रिस्क पे देखना। भाई मैं जाऊँ क्या फिर? मैं कमजोर दिल का हूँ। ए, भाई आज वाली स्टोरी रिस्क एक लेना पड़ता सिंपल है लाइफ ट्रू में। क्राइम स्टोरी नहीं है, इट्स बियॉन्ड दैट। और ये बात तुम्हें वीडियो के एंड तक खुद समझ आ जाएगी। आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने अपनी कन्विंसिंग पावर्स को यूज करके एक बहुत बड़ा कल्ट बनाया, लेकिन आगे चल के उसी कल्ट के मेंबर्स को फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, हर तरीके से। आज की स्टोरी सुनने के और बाद मैंने एक चीज नोटिस की है, ये जो भी रहते हैं ना सीरियल किलर, इनके है ना, एक इनमें एक पावर रहती है। ये किसी को भी है ना, यू कन्विंस कर सकते हैं अपनी चीज के लिए। जैसे तूने तूने इनका कन्विंस किया मेरे को वीडियो बनाने के लिए। मैं थोड़ी ना सीरियल किलर हूँ। हाँ, कुछ भी बोल रहा तुम इस है। कल्ट लीडर को किसी किसी लोगों के इंसान हार्ट के बोलने अंदर से ही चला कतराओ। जाता हो, वो भाई अपनी ट्रिक रहती है। भाई अभी पर तक बस मैं लड़कियों के हार्ट में मेरे नहीं को जा पा रहा हूँ।
वो सब छोड़ो, पर भाई ने जो एडिटिंग की है या फिर भाई का जो भी एडिटर है भाई, उसको सैल्यूट। क्या एडिटिंग किया है भाई ने, भाई वो 17 परफेक्ट लाख है। वाला है, 17 लाख वाला सब्सक्राइबर इंसान है वो भाई। ही मालूम है ना इस क्या कल्ट क्या लीडर का करके जो चार्म था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई भी देख औरत भाई, जो इस ये कल्ट में serial थी killer होके भी वो मजे इस आदमी का अटेंशन चाहती थी। जितनी भी औरतें इस कल्ट में थी उन Attention. सबको इस कल्ट लीडर का अटेंशन चाहिए था ऑल द टाइम। ये कल्ट कुछ 8 से 10 लोगों से शुरू हुआ था, लेकिन टाइम के साथ साथ अपने आप में ही अपने ही मेंबर्स के बीच रिप्रोड्यूस कर करके इस कल्ट के अंदर कम से कम 20 से 22 बैकग्राउंड बच्चे भाई, ऐड हो गए। 20-22 लेकिन उन बच्चों पे भी सेम लेवल का असॉल्ट और अब्यूज हो रहा था जो बच्चों कल्ट पे मेंबर्स भी, पे होता था। हर जो कल्ट बड़ों एक पे हो रहा रीजन है से वो भी शुरू होता assault है भाई, और बच्चों पे बंद भी। भी एक ना एक रीजन से ही होता है, और वो बंद होने वाला रीजन यूजुअली अच्छा नहीं होता है। ये कल्ट्स कभी भी अच्छे नोट पे बंद नहीं होते। एंड जिस कल्ट के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ उसका भी सेम केस था। जब ये कल्ट बंद हुआ तो 1987 के टाइम जितने भी बच्चे थे इस कल्ट में उनको एक फॉस्टर होम में डाला गया, और फॉस्टर होम में डालने के बाद इन बच्चों ने जो जो बातें बताई हैं कि उस कल्ट में क्या होता था, वो सुनने के बाद जितने भी लोग उस फॉस्टर होम में थे, साथ ही साथ जो पुलिस के लोग इन्वॉल्व थे इस केस में, उन सब की रूह कांप गई थी। किसी भी बात पे किसी भी कल्ट मेंबर का हाथ काट देना, किसी भाई मेंबर की साहब, इंटेस्टाइन्स सोच निकाल रहा है के किसी उसको भी बात में किसी का हाथ काट डाल रहे, ये कुछ भी उखाड़ दे रहे, ये क्या खाने की चीज है? भाई वो लोग के लिए है, अपने लिए बड़ी बात है, पर वो लोग क्या है, सीरियल किलर के लिए हर दूसरे प्राइड दिन पोजीशन की तरह रखना, पूरे के पूरे कल्ट के साथ फिजिकल रिलेशंस होना, अपनी ही किसके साथ? बीवी और अपने ही बच्चों को लेटा के उनके ऊपर यूरिनेट एंड डेफिकेट अरे करना। भाई मतलब ये कौन कर सकता है? मतलब अभी हम लोग सोच के ये हंस साइकोपाथ। रहे हैं, हाँ, पर आप सोचो आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है फिर भी आप वो जगह वो इंसान को छोड़ के नहीं जा पा रहे हो, वापस से आप छोड़ के जाते फिर से उधर ही जा रहे हो। ये कितना डिस्गस्टिंग है भाई रियल लाइफ में। और उन्हीं लोगों को बाद में टॉयलेट पेपर की तरह यूज करना खुद को साफ करने के लिए, अपनी बीवियों के साथ साथ अपने बच्चों को भी करना, ये बच्चों के बेल्ट और हैमर से मारना, और हर एक मेंबर को लेके इंडिविजुअली उनका एक एक बाल पकड़ के उखाड़ना। ये सारी बातें उन्हीं बच्चों ने बताई थी जिनको बाद में फॉस्टर होम में डाला गया था। जब इन बातों उसका की चेहरा डिटेल्स भी में दिखा तुम रहे घुसते हो तो ये बातें इतनी ज़्यादा हॉरिफाइंग थी कि उस टाइम पे एक लेडी थी जो इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जॉर्जिया ब्राउन। एंड कल्ट की पूरी डिटेल्स जानने के बाद जॉर्जिया ब्राउन इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि शी कमिटेड। ये है कनाडा ये का देख रॉक। ये तो बोल रहा था ना इसका थोबड़ा ही देख भाई। और भाई तू सोच जिसने ये केस को इन्वेस्टिगेट किया वो उसने खुद ने सुसाइड कर दिया, मतलब बंदा कितना लेवल गिर सकता है भाई, बहुत ही गंदे लेवल हैरियल एंट हिल किड्स का लीडर, गिर। जिसने बाकी के सारे असॉल्ट्स के साथ साथ सिर्फ अपने फन के लिए सर्जरीज भी करी थी अपने ही कल्ट वाले लोगों पे, बिना वो भी पीएचडी विदाउट। बिना कुछ भाई, इतनी सर्जरी भाई। वो हम लोग बचपन में खेलते ना भाई, डॉक्टर डॉक्टर, ये वही वैसा वो रियल लाइफ में खेल रहा था लोगों के वो साथ। भी बस मस्ती के लिए। हाँ भाई, मतलब एनी PhD मेडिकल कर रहे हो नॉलेज या फिर एनी मेडिकल 7-8 जन की सर्टिफिकेट। ग्रुप में, लेकिन सवाल एक ही आता उधर है भी इंजेक्शन डाल कि दे, ये सब किसका कुछ भी हाथ शुरू कहाँ निकाल से दो हुआ। भाई, किसका भी पेट उखाड़ दो। ये देख भाई, रॉक बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट था, और उसने पढ़ाई कुछ 7th क्लास तक करी थी, लेकिन कम पैसे होने की वजह से एंड अदर प्रॉब्लम्स की वजह से, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से उसने स्कूल वहीं छोड़ दिया था। लेकिन 7th क्लास में स्कूल छोड़ने के बाद रॉक ने बाइबल पढ़नी शुरू करी। मच लेटर इन द फ्यूचर रॉक ने पुलिस को एक बात बताई थी कि बचपन में उसके घर का माहौल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसके पापा 7 बच्चों को इंक्लूडिंग रॉक उन सबको करते थे एंड अब्यूज करते थे, मारते भाई थे। मतलब लेकिन समझा जब ये आदत किधर से लगी उसको, उसके ही घर से भाई, उसका ही बाप भाई, मतलब कुछ कुछ घर है अभी भी इंडिया में भी, है ना? अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे घर है कि जिधर अभी भी ये सब चलता है। पर भाई टॉक्सिक। अपने पे रहता है रे वो, कि अपन लोग किधर कौन सा रास्ता चूज करते, गलत रास्ते पे ना जाके भाई। पर उनको भी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई थी इस पूरे केस की तो पुलिस ने ये चीज पकड़ी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। एंड साथ ही साथ जब रॉक के नेबर से भी पूछा गया तो उन्होंने भी डिनाई कर दिया कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। जब रॉक 20 साल का हुआ तो उसने फ्रांसिन ग्रीनर से शादी करी। वो दोनों मॉन्टेरियल शिफ्ट हो गए और उनके 2 बच्चे थे,
रॉक जूनियर एंड फ्रैंकोइस। अपनी शादी के थोड़े टाइम बाद ही रॉक वॉज डायग्नोस्ड विद अल्सर्स होने के टाइम पे और उसके ट्रीटमेंट के टाइम पे रॉक काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड रहता था और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। जब भी किसी इंसान को अल्सर्स होता है तो उसकी कुछ सर्जरीज होती हैं, लेकिन जब रॉक की सर्जरीज हुई थी अल्सर्स वाली ही, तो कुछ गलतियों की वजह से जो सर्जन था उससे कुछ गलतियाँ हो गई थी और उन्हीं गलतियों को ठीक करने में और वापस रिकवर करने में रॉक को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। उस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन ले रहा था और बार बार टेस्ट करा रहा था, लेकिन इसी टाइम पे रॉक के अंदर एक फैसिनेशन बढ़ना शुरू हो गया था फॉर सर्जरीज एंड मेडिसिन। साथ साथ रॉक को एनाटॉमी से तो प्यार ही हो गया था। रॉक अपनी फैमिली के साथ वापस थ्रेडफोर्ड माइंस चला गया और वहाँ पे वुड वर्किंग स्किल्स सीखने लगा और काम का बहाना लगा के क्यूबेक सिटी ट्रैवल करने लगा, जहाँ वो गिजेल से मिलता था। रॉक गिजेल से मिलता था, ही वॉज चीटिंग ऑन हिज वाइफ। गिजेल के पीछे भागते भागते रॉक ने काम छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब किसी भी इंसान की फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब होती हैं तो सबसे पहले उसका घर जाता है, और रॉक के साथ भी यही हुआ था। उसका घर चला गया था एंड साथ ही साथ जो उसकी वाइफ थी उसने भी रॉक को डिवोर्स दे दिया। फ्रांसिन ग्रीनर से डिवोर्स होने के बाद अब तो रॉक एकदम फ्री था और वो कभी भी जाके गिजेल से मिल सकता था। उसके बाद रॉक गिजेल के साथ रहने लगा और उसने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे उसने लेट टीनेज मतलब 15 से 18 साल वाले लोग एंड साथ साथ अर्ली 20s वाले लोगों का एक ग्रुप बना लिया, जिसमें ज़्यादातर फीमेल्स थी। और ये जो पूरा ग्रुप था, ये सारे लोग मोस्टली अपना टाइम गिजेल के घर पे स्पेंड करते थे। 1977 में रॉक और उसके ग्रुप ने एक एडवेंटिस्ट रिट्रीट को अटेंड करा, जहां से उनके एंटी स्मोकिंग वर्कशॉप के अंदर 2 और फीमेल्स ऐड हो गई थी। रॉक और उसके ग्रुप ने एक अपना अलग एक ग्रुप बना लिया था, बड़ा ग्रुप बना लिया था जो एंटी स्मोकिंग प्रमोट करता था। रॉक ने एक चीज़ क्लेम करी कि जब वो इस रिट्रीट पे गया हुआ था तो वो एक पहाड़ पे हाइकिंग कर रहा था और हाइकिंग करते करते उसे एक विजन आया। जहाँ पे रॉक खड़ा था उसको वहीं खड़े खड़े आसमान के अंदर एक वाइट लाइट दिखी और वहाँ से उसे गॉड की आवाज़ आई थी और उसे वहाँ पे ये समझ आया कि जिस जगह पे वो खड़ा है वो एक होली प्लेस है। और यहीं से रॉक का खुद को गॉड्स मैसेंजर बताने का मैनिपुलेशन स्टार्ट हुआ था। और वहीं से जो रॉक का एंटी स्मोकिंग क्लब था उसके थ्रू रॉक के काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ने लग गए थे, जो ये बिलीव करते थे कि जो भी रॉक बोलता है वो सही बोलता है। रॉक के करिश्मा ने उसे कुछ 8 मेंबर्स ऐसे दिए थे जो लिव इन में रह सकते थे, जो मतलब साथ रह सकते थे रॉक के। और इन सारे लोगों ने, रॉक ने और इन्हीं 8 लोगों ने एक क्लिनिक स्टार्ट करा जिसका मोटिव था हेल्दी लिविंग प्रमोट करना। आई नो दिस साउंड्स वेरी स्टूपिड, बट वो लोग बिलीव करते थे रॉक को, तो उन्होंने एक हेल्दी लिविंग क्लिनिक स्टार्ट करा। रॉक का करिश्मा इस लेवल पे था कि ये जो सारे लोग थे जो रॉक के पीछे पागल थे, जो बिलीव करते थे रॉक में, इनमें से काफ़ी सारे लोगों ने तो अपने एसेट्स बेच दिए और जो एसेट्स बेचने के बाद पैसा आता वो सारा का सारा क्लिनिक में दे दिया कि रॉक का क्लिनिक डेवलप होगा। लोगों ने अपनी सालों सालों की सेविंग्स निकाल के रॉक को दे दी थी कि वो अपना क्लिनिक अच्छे से बना पाए, अच्छे से स्टैब्लिश कर पाए। किस लेवल का करिश्मा होगा रॉक का तुम खुद सोच सकते हो। और सबसे क्रेजी बात तो यहाँ पे ये थी कि इन्हीं सब लोगों में से एक औरत थी जिसने अपना बच्चा फॉस्टर में डाल दिया, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अगर वो बच्चा पालेगी तो ज़्यादा पैसा वहाँ खर्च होगा, वो वही पैसा रॉक को देना पसंद करेगी फॉर द क्लिनिक। तुम यहाँ से समझ सकते हो कि रॉक की मैनिपुलेशन कितनी पावरफुल थी, कि वो किस लेवल पे लोगों को बेवकूफ़ बनाता था कि लोग अपनी सेविंग्स, अपने एसेट्स वगैरह सब कुछ रॉक को दे रहे थे। ये जो पूरा हेल्दी लिविंग वाला क्लिनिक बनाया था रॉक और उसके फॉलोअर्स ने, उसका पूरा एम ये था कि लोग ऑर्गेनिक खाना खाएं और स्मोक ना करें, ड्रिंक ना करें और एक हेल्दी लाइफ जिए। उस क्लिनिक में जितने भी लोग आते थे वो रॉक की बातें सुन के और रॉक के जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स थे उन सब के बारे में जान के बहुत इंप्रेस होते थे रॉक से। लोग वहाँ पे रॉक के डीप स्टेयर्स, मतलब बात करते करते एकदम आंख में आंख डाल के देखना, उस डीप स्टेयर से और उसकी डीप नॉलेज से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते थे। जब नए लोग आते थे क्लिनिक में तो रॉक उनके सामने बैठ के कुछ 3-4 हैवी वर्ड्स बोल देता था और उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके कुछ ना कुछ कहानी बना के उनको सुनाता था और वो सारे इम्प्रेस हो जाते थे इस लेवल पे कि उनको लगता था कि ये क्लिनिक ज्वाइन करना उनकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। लेकिन उन सारी बातों का कोई पॉइंट नहीं था, वो एकदम बेतुकी बातें थी। लेकिन रॉक की पूरी माइंड कंट्रोल की जर्नी में उसका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता था।
धीरे धीरे करके और ज़्यादा लोग क्लिनिक में ज्वाइन करने लगे और ज़्यादा लोग अपना पैसा क्लिनिक में देने लगे और ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, एसेट्स को बेच के क्लिनिक को बढ़ाने लगे। उस पूरे ग्रुप में, उस पूरे क्लिनिक में बहुत सारी औरतें थी जिनको रॉक का अटेंशन पूरे टाइम चाहिए था, क्योंकि रॉक का करिश्मा ऐसा था। तो वो सारी लेडीज कंटिन्यूसली रॉक के अराउंड घूमती रहती थी और उसके अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करती थी। एंड ये चीज गिजेल को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो गिजेल ने रॉक को बोला कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी होते ही गिजेल की एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ गई रॉक से। लेकिन जब उनकी शादी हुई, जैसे ही उनकी शादी कंप्लीट हुई, रॉक ने गिजेल को बोला कि तुम गाड़ी में पीछे बैठो, और बाकी सारी अपनी फीमेल फॉलोअर्स को उसने फ्रंट सीट पे बिठा दिया एक साथ। भाई देखा कितना लौंडिया बाज है रॉक भाई, एक साथ बीवी को पीछे वाली सीट पे, और बाकी भाई बाकी सब आओ ना, तुम लोग आओ आगे, आओ आओ, किधर जगह नहीं हो रही है, रुको मैं कर रहा था। भाई साहब एक साथ सब लोग आगे। और पूरे रास्ते वापस जाते जाते उसने उन सारी फॉलोअर से फ्लर्ट कर। गिजेल को उसके मुंह पे दिखा दिया गया था कि उसकी वैल्यू क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसको सीधा सीधा रॉक ने ये दिखा दिया था कि शादी होने के बाद भी वो बाकी लोगों पे भी ध्यान देगा और उसके लिए गिजेल शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। वो साइड ऑप्शन हो गई उसके लिए भाई शादी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो आगे चल के बहुत ज्यादा डार्क होने वाली। और इस ब्रेक में लेट मी टेल यू अबाउट अ गुड 10% ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्योंकि उसकी वाइफ को लुकीमिया था। रॉक ने बोला कि वो उसकी वाइफ को एग्जामिन करेगा। रॉक उस आदमी की वाइफ को और उस आदमी को हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वहां पे जाके जब डॉक्टर्स और नर्सेज ने उस आदमी की वाइफ को, जो जिसको लुकीमिया था, उसको देखा और उसको ट्रीट करना शुरू करा, तो सीधा सीधा वहां पे रॉक ने अक्यूज करना शुरू कर दिया पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को कि ये सारा जो स्टाफ है वो उस औरत का ढंग से ध्यान नहीं रख रहे। रॉक ने बोला कि पूरे हॉस्पिटल स्टाफ में से किसी को भी इस औरत की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। रॉक ने उस लेडी को, जिसको लुकीमिया था, उसको हॉस्पिटल में से निकाल के अपने क्लिनिक में भर्ती कर दिया। रॉक ने बोला कि उस लेडी को सिर्फ ग्रेप जूस और ऑर्गेनिक फूड की जरूरत है और वो ठीक हो जाएगी, एक लुकीमिया पेशेंट को। एंड ऑब्वियसली शी डाइड। और इस पूरे केस के वजह से पुलिस का अटेंशन भी आ गया था इस पूरे ग्रुप पे। इन सारे इंसिडेंट्स की खबर फैलने लग गई थी और जितने भी चर्चेस थे जिनसे रॉक एसोसिएटेड था या लिंक था, उन सारे चर्चेस ने रॉक को निकाल दिया। और इस चीज को रॉक ने एक साइन की तरह लिया कि अब जो रॉक का माइंड कंट्रोल का लेवल है, उसको उस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा और अपने माइंड कंट्रोल और कन्विंसिंग स्किल्स को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। रॉक की उसके कल्ट के अंदर हर एक फीमेल्स के साथ सेक्सुअल रिलेशंस थे, हर एक फीमेल के साथ। और इस चीज की वजह से जो पूरा एटमॉस्फेयर था कल्ट का ना, वो थोड़ा क्रीपी होने लग गया था। तो अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए रॉक ने कमांड दिया कि जितनी भी औरतें हैं कल्ट में, उन सब की अलग अलग मेल पार्टनर्स से जो उसी कल्ट में है, उनके साथ शादी करा दी जाए। और ये सारी शादियां लीगल भी नहीं थी। मतलब देख रहा है, मतलब खुद के तो मजे हो गए, अभी जो बाकी मेल पार्टनर से वो क्या करेंगे, मुंह से लाल टपकेंगे, भाई तुम भी मजे करो भाई, मतलब मेरे मजे हो गए, तू मेरा दोस्त है भाई, तू भी मजे कर ले, आ जा भाई, भाईचारा ऑन टॉप। हाँ ना भाई साहब, क्या बोलूं भाई, लिटरली वो लड़कियां उधर मतलब ऐसा बोलती है ना, डॉल की तरह वो रहती है ना, डॉल वैसा यूज कर रहे हैं भाई। पहले मैंने यूज की, अभी तू यूज कर, फिर उसको दे भाजो। अरे भाई खेल है क्या भाई, लिटरली खेल। हाँ ना, ये तो रहता है माइंड पावर भाई इन लोगों का। मैं सबकी शादियां कराई, वो भी फेक रिचुअल्स के साथ। और इन सारी शादियों का एक ही एसेंस था कि जो औरत है वो मर्द की बात सुनने के लिए ही बनी है और उसको ओबे करने के लिए ही बनी है। सारी शादियों का यही एसेंस था। गिजेल की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि दिस वाज नॉट द मैरिज जो उसने एक्सपेक्ट करी थी। शी वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि अब उनकी शादी के अंदर 10 से 20 लोग और ऐड हो गए थे और उनके अंदर एक और एडिशन हुआ, एक अनबॉर्न चाइल्ड का। गिजेल वाज प्रेग्नेंट विद रॉक्स किड। एक दिन गिजेल ने रॉक को बोला कि ये ग्रुप तोड़ दो, दिस इज नॉट फाइन। वो इस चीज से फाइन नहीं थी कि उसके मैरिज के अंदर और भी लोग इन्वॉल्व हो। और जैसे ही उसने ये चीज रॉक को बोली, रॉक ने कुछ ऐसा करा जो गिजेल ने कभी नहीं सोचा था। रॉक ने सीधा गिजेल को मुंह पे पंच करा। उसने गिजेल का मुंह तोड़ दिया था और उसके बाद उसने गिजेल को उठा के एक कमरे के अंदर फेंक दिया और उस कमरे को बंद कर दिया फॉर 2 days।
2 दिन के लिए एक प्रेग्नेंट औरत भाई तू ही सोच रहा भाई, कि वो प्रेग्नेंट थी, उसके मुंह पे पंच मार के उसको 2 दिन के लिए एक बिना रूम में। हाँ, और उसको बिना खाना ना पीना, भाई क्या हो सकता है भाई, लिटरली इसको कुछ परवाह ही नहीं उसका खुद रॉक का ने बच्चे के लिए। सीधा सीधा एक कमरे में बंद कर दिया था विदाउट फूड एंड वाटर। वही इन बोल सारी हरकतों के वजह से जितने भी चर्चेस थे उन्होंने लिंक तोड़ लिया था रॉक से, और साथ ही साथ पुलिस की भी अटेंशन आ गई थी इस पूरे कल्ट पे, इस पूरी क्लिनिक पे जिन्होंने क्लिनिक खोल रखी आनी थी। थी तो भाई, रॉक ने obvious डिसाइड सी करा कि हरकत अब है उसे ये हेल्दी लिविंग जो क्लिनिक है उसको बंद करना पड़ेगा और उसको कहीं और जाना पड़ेगा अपने मेंबर्स के साथ। 1978 में रॉक ने फिर से गॉड्स मैसेंजर बन के अपने सारे मेंबर्स को एक बात बोली कि उसको एक विजन आया कि अगले ही साल 1979 में दुनिया खत्म हो जाएगी, अपोकलिप्स शुरू हो जाएगा, और इस अपोकलिप्स को और इस सारे डिस्ट्रक्शन को सिर्फ वो ही ब्रो इज डिसाइडिंग ज़ोंबी अपोकलिप्स इज कमिंग भाई, खतरनाक था, नेक्स्ट लेवल ला भाई खुद के मन से कुछ भी बना रहा है। है ना। और तब कैसा था, नॉलेज इतना था नहीं ना, मतलब तब इतना कुछ अपग्रेड नहीं था, तभी लोगों को नो पता है टेक्नोलॉजी नो नथिंग। है ना। भी लोग कुछ भी बोलेंगे ऐसा तो फिर वो मान जाते। इंडिया में भी देख वो पहले टाइम पे कितने, तो रिचुअल्स को बहुत माना जाता था। हाँ इंडिया में अभी भी तो भी पहले कम कितने है। वो बाबा लोग थे, फर्जी बाबा लोग, उनको भी भाई बहुत सारे केसेस इंडिया में भी ऐसा होली लोग सरवाइव करेंगे जिनको रॉक चूज करेगा। रॉक ने बोला कि वो ही लोग सरवाइव करेंगे जो उसके साथ दूर दराज एक रूरल एरिया में रहेंगे। द लेवल ऑफ मैनिपुलेशन वॉज सो एक्सट्रीम, इट वॉज सो एक्सट्रीम कि लोग फॉलो करने लग गए रॉक को, और उन्होंने दूर जाके एक सेटलमेंट बना भी ली। यहाँ पे मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम था कि उसके फॉलोअर्स की एक तरीके से सोचने की शक्ति ही चली गई थी। उन्हें लगता था जो रॉक बोल रहा है वही सही है। ग्रुप वाले सारे एक साथ एक माउंटेन पे चले गए और वहां जाके उन्होंने टेंट्स वगैरह बनाने शुरू कर दिया, लगाने शुरू कर दिया, और साथ में कैबिनेट्स वगैरह और नॉर्मल फर्नीचर और अपना बेसिकली रुकने का एक पूरा तामझाम उन्होंने सेटल करना शुरू कर दिया था। जब ये सारे लोग पूरा टेंट वगैरह लगा रहे थे, एक जगह बना रहे थे जहाँ पे ये सारे रह सके दूर दराज माउंटेन में, जब वो काम कर रहे होते थे तो रॉक आता था और उन पे हंसता था कि देखो कैसे चींटियों की तरह काम कर रहे हैं। और वहीं से इस पूरे कल्ट का नाम आया था, एंट हिल किड्स। क्या बनना है वो खुद के मेंबर्स इस पॉइंट तक आते आते जो रॉक की पिछले ग्रुप वाली पॉलिसी थी हेल्दी लिविंग वाली कि स्मोक नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना है, रॉक उनको खुद ही ब्रेक कर चुका था। अब वो खुद स्मोक करता था, खुद ड्रिंक करता था, सबके साथ सेक्सुअल रिलेशंस रखता था और सबको मैनिपुलेट करता था। और मैनिपुलेशन भी इस लेवल पे कि उस ग्रुप की एक औरत थी, रॉक ने उस औरत को बोला कि दूर एक ग्रोसरी स्टोर है, कि वो औरत वहां जाए और उस ग्रोसरी स्टोर के ओनर के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाए। बेसिकली उस ग्रोसरी स्टोर के ओनर को लुभाए, उसको पटाए और उसके साथ रहे कि उसको वो जो औरत है जिसको रॉक ने भेजा है वो उस ग्रोसरी स्टोर के ओनर को मैनिपुलेट कर पाए। क्यों? जिससे वो वहां से ग्रोसरीज ला सके फॉर द कल्ट, फॉर द होल ग्रुप। और वो औरत ये सब कुछ कर भी रही थी क्योंकि खाली वो ही एक औरत नहीं थी जो रॉक की सारी भाई लिटरली खाने के लिए उसने बोला तू जा उस दुकान वाले के साथ रिलेशनशिप बना और उधर से खाना लेके आ, बस हम सब के लिए खाने के लिए। और वो औरत मान गई। भाई ये कैसे हो रहा है भाई भाई? इस पे एक मूवी बन सकती है इंडिया हाँ में। लिटरली अगर देखा जाए ना, हॉलीवुड में भी रहेगी ऐसी कोई तो मूवी ना भाई। लिटरली क्या वो खतरनाक सीन बंदे है की थिंकिंग क्या लेवल पे है। ना। वो भाई बातें मैनिपुलेशन सुन रही थी, सारे मेंबर्स ऐसे थे क्योंकि उन सारे मेंबर्स को अब रॉक उनका मसीहा लगने लग गया था, क्योंकि वो ही उनको सरवाइव करने में हेल्प करेगा। और वो उसे पापा तक बुलाते थे। सारे मेंबर्स उसे रीइंकार्नेशन ऑफ मोसेस बोलने लग गए थे, पापा बोलने लग गए थे। और क्यों ना बोले, क्योंकि वो उन सबको बचाने वाला था अपोकलिप्स से जो अगले साल होने वाला था। एक दिन रॉक ने डिसाइड करा कि जितनी भी फीमेल्स हैं कल्ट की वो सारी रॉक से शादी करेंगी। अब तुम यही सोच रहे होगे कि शादियां तो पहले ही हो गई थी। वो भाई मतलब पहले उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप बना, फिर उसके बाद दूसरों के साथ शादियां करी, पर वो मतलब खुद अनरिचुअल्स के साथ हुई थी, फेक हाँ रिचुअल्स के तो साथ। वे अभी खुद उन सब से शादी कर रहा है। पर पहले से उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप तो थे ना भाई। फिर से शादी करके क्या प्रूव करना चाहता है वो? सारी शादियों को जो रॉक ने पहले करवाई थी
उन सारी शादियों को रॉक ने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि वो उस कल्ट का लीडर था, वो कुछ भी कर सकता था। उन सारी शादियों को डिस्कार्ड करके रॉक ने सारी फीमेल्स के साथ शादी। भाई मतलब पहले जो शादियां हुई थी उन सबको डिस्कार्ड, मतलब क्या वो पोपटलाल वाला सीन, कैंसल कैंसल कैंसल। और अभी फिर से भाई खुद के साथ सेट भाई। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स एक तरीके से उनकी सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई थी क्योंकि कोई इस चीज को क्वेश्चन नहीं कर रहा था। ये सारी चीजें स्मूथली हो गई थी, सबने चुपचाप ये सब कुछ होता हुआ देखा एंड एवरीवन वाज ओके विद इट। जिस साल रॉक और उसके सारे मेंबर्स माइग्रेट करे थे उस माउंटेन पे 1978 में, उसी साल में एक मैसेकर हुआ था, जोन्सटाउन मैसेकर। वो भी एक बहुत खराब सीन था, बहुत खराब चीजें हुई थी उस कल्ट में। जोन्सटाउन मैसेकर की वजह से जो पुलिस थी वो और ज्यादा एक्टिव हो गई थी टुवर्ड्स कल्ट्स एंड ग्रुप्स, और इसी वजह से पुलिस का काफी अटेंशन रॉक के कल्ट पे भी जा रहा था। तो उन्होंने रॉक को पकड़ भी लिया था, लेकिन रॉक का जो चार्मिंग नेचर था और फ्रेंडली नेचर था, उसको देखते देखते पुलिस को इतना ज्यादा शक नहीं हुआ। और रॉक ने खुद बोला कि हमारा कोई कल्ट नहीं है, हर एक इंसान को पूरी पूरी फ्रीडम है। और साथ में पुलिस को कोई प्रूफ भी नहीं मिला था कि इनके कल्ट में कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि कोई कुछ बोला ही नहीं था। पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं था, तो इसलिए उन्होंने रॉक को जाने दिया। पुलिस को इस कल्ट में अब्यूज का कोई साइन नहीं मिला था, कोई प्रूफ नहीं मिला था, क्योंकि असली अब्यूज तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। फिर ये क्या था भाई? रॉक की ड्रिंकिंग अब बहुत बहुत ज्यादा। तो आई थिंक कि भाई मेरे को लगता है ना, ये पार्ट 1 के लिए इतना ही है। बाकी पूरा वीडियो 48 मिनट्स का है। फिर अगर 48 मिनट्स का डालूंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। बाकी का हम सब लोग पार्ट 2 में करते। तो फिर आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे जाके कमेंट करो पार्ट 2 के लिए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं मिलता हूँ आपको अगली पार्ट 2 के वीडियो। साथ। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय बाय, बाय। टाटा, सी यू।